हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। जो नेक्स्ट हम लेक्चर कवर कर रहे थे सेल साइकिल का, उसमें जो फर्स्ट टाइप था सेल डिवीजन का, माइटोसिस, आज हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर माइटोसिस क्या होता है उस पर हम डिस्कस आउट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको हमने ये बताया था वहां पर कि दो टाइप है, एक माइटोसिस है, दूसरा मियोसिस। तो यहाँ पर हम माइटोसिस कवर करेंगे। माइटोसिस होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सोमैटिक सेल डिवीजन, आप कह सकते हैं, डिवीजन in which the parent cell divides into two daughter cells with equal number of chromosomes. मीन्स क्या है, अब यहां पर जो डॉटर सेल्स होंगे इनको आप ये भी कह सकते हैं टू आइडेंटिकल, भी आप कह सकते हैं कि आइडेंटिकल जो है इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर क्रोमोसोम्स कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये सेल्स ऐसे होते हैं जिनका कैरेक्टर सेम रहेगा, जिनका जो डिवीजन होने के बाद जो सेल का सारा ओवरऑल कैरेक्टर, उसके साइज, उसके शेप, उसकी लाइफ स्पैन, उसका टाइप जो भी देखेंगे वो सब सेम रहता है, तो वो आइडेंटिकल टाइप ऑफ डॉटर सेल्स हो जाएंगे। तो सेल डिवीजन में माइटोसिस में देखें तो माइटोसिस इज टाइप ऑफ सोमैटिक सेल डिवीजन। सोमैटिक सेल्स में चलने वाला एक डिवीजन होता है जिसमें क्या होता है कि पेरेंट जो सेल्स हैं वो टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। अब सोमैटिक सेल क्या होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है, आई बटन डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने ओवरऑल सेल साइकिल के ब्रीफ समरी को कवर आउट किया हुआ है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि पेरेंट सेल जो है वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है, डिवाइड हो जाता है, जिसके बाद उनके क्या देखते हैं, उनके क्रोमोसोम्स की नंबरिंग भी सेम रहती है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। इसीलिए माइटोसिस को समसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। माइटोसिस का दूसरा नाम यहां पर कैरियोकाइनेसिस भी कहा जाता है। माइटोसिस में भी दो चीजें आती हैं, फर्स्ट वन आपका जाता है कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, दो चीजें यहां पर कवर होती हैं। अब कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होते क्या हैं, तो इसको हम अगर देखना शुरू करते हैं तो कैरियोकाइनेसिस जिसमें मतलब न्यूक्लियर डिवीजन है, न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होंगे, न्यूक्लियस को डिवीजन के लिए जो क्रोमोसोम्स होंगे वो रेस्पॉन्सिबल होंगे न्यूक्लियर डिवीजन करवाने के लिए, ये कैरियोकाइनेसिस में आता है। और नेक्स्ट होता है आपका साइटोकाइनेसिस जिसमें आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, वो आपका साइटोकाइनेसिस में आता है। मतलब जब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बढ़ जाते हैं तो वो दोनों न्यूक्लियस अलग अलग पोल्स पर अपने अलग अलग साइटोप्लाज्म को लेकर के अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स को बीच से डिवाइड करके और आगे बढ़ जाते हैं टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करने के लिए। तो वो जो प्रोसेस होती है वो आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो प्रोसेस है वो आपको साइटोकाइनेसिस में देखने को मिलती है, जो कि माइटोसिस के एक पार्ट में आपको यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर इसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का, मतलब माइटोसिस की जरूरत क्या है, किन किन जगहों पर जरूरत होता है, क्या क्या रोल प्ले करते हैं माइटोसिस, वो सिग्निफिकेंस में आते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, जरूरत क्या है, कहां पे माइटोसिस पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस से पहले आप देखिए यहां पर आपको डिस्प्ले पर एक इमेज दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको G1 फेज, G2 फेज, S फेज और M फेज के बीच में आपको माइटोसिस के सारे सब फेजेस, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज तक की बात की गई है। कैरियोकाइनेसिस पूरा बताया गया है और उसके साथ साइटोकाइनेसिस को भी एक इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है। तो आप इस इमेज को ध्यान से देखें, ये इमेज आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे जो नोट्स की ब्रीफ समरी वाले वीडियो में डले हुए थे। तो यहां पर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के लिए। तो ये करता क्या है, सबसे पहले क्या करेगा, परमिट्स ग्रोथ एंड रिपेयर, जो आपकी सेल है उसकी ग्रोथ और उसके रिपेयर को परमिट करने का काम ये करता है। मतलब परमिट्स ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल, मतलब जो भी सेल है उसकी ग्रोथ और रिपेयर को परमिट करने का काम ये करता है माइटोसिस। मतलब सेल ग्रो करेगी, सेल रिपेयर होगी, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ साथ ये इट इज नेसेसरी, किन किन चीजों के लिए नेसेसरी है उसकी हम बात करते हैं कि किन किन चीजों के लिए ये नेसेसरी होता है। सबसे पहला क्या है, टू डेवलप द फीटस फ्रॉम एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो से जो है फीचर्स को डेवलप करने के लिए जो होता है इसके लिए भी माइटोसिस जरूरी होता है। मतलब एक बार मियोसिस के बाद अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया तो उस एम्ब्रियो को आगे डेवलपमेंट के लिए सोमैटिक सेल डिवीजन चाहिए होता है, जो कि माइटोसिस के द्वारा होता है। ये इसके लिए काम करेगा। उसके साथ साथ क्या करेगा, टू रिपेयर द कट और हील, टू रिपेयर द कट और हील।
जो भी कट लग गया है या उसकी हीलिंग के लिए या कोई इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हो गया है या ब्रोकन पार्ट हो गया, कोई टिश्यू इंजर हो गया है, उसकी रिपेयरिंग के लिए भी आपका यहां पर देखने को मिलेगा माइटोसिस। मतलब माइटोसिस होगा तो वो सोमैटिक सेल्स फिर से रिपेयर होने का काम कर पाएंगे। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं जहां पर माइटोसिस की जरूरत होती है। इसके बाद हम इसके फेजेस की बात करते हैं। फेजेस ऑफ माइटोसिस में हम देखते हैं मेनली आपको 4 फेजेस देखने को मिलती हैं। 4 फेजेस में जब हम देखते हैं, यहां पर आपको हम एक बार एनलिस्ट कर देते हैं उन फेजेस को। तो सबसे पहला आप क्या देखते हैं, प्रोफेज। प्रोफेज, दूसरा आपका आ जाता है मेटाफेज, थर्ड वन आपका आ जाएगा एनाफेज, एंड लास्ट वन आपका आ जाता है टीलोफेज। इन टीलोफेज, इनने 4 फेज के बाद, मतलब ये कैरियोकाइनेसिस के फेजेस होते हैं। कैरियोकाइनेसिस के फेजेस के बाद जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, तब इन 4 फेजेस कंप्लीट होने के बाद सेल में साइटोकाइनेसिस होता है, जिसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल देखने को आपको मिलेगा, जिसमें 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो आइए हम फोकस करते हैं इन फेजेस पर। फर्स्ट फेज जो हमारा होता है प्रोफेज। प्रोफेज को जब हम देखते हैं, आपको यहां पर एक डिस्प्ले पर इमेज दिखाई दे रही होगी। डिस्प्ले पर जो आपको इमेज दिखाई दे रही है उसमें आपको प्रोफेज में क्या चेंजेस होते हैं वो दिखाए जा रहे हैं। उन चेंजेस को यहां पर हमने एनालिस्ट भी किया, क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको हम पहले डिस्कस आउट करते हैं। उसके पहले आप इमेज को एक बार ध्यान से उसको देख लें, क्या क्या चेंजेस इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर जो क्रोमोसोम्स में चेंजेस दिखाई देते हैं, यहां पर जो सेंट्रोसोम्स में चेंजेस दिखाई देते हैं, न्यूक्लियोलस में जो चेंजेस दिखाई देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में जो चेंजेस दिखाई देते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप में जो चेंजेस दिखाई देते हैं, तो उन सारे चेंजेस को आप यहां पर एक बार इमेज में देख लें। उसके बाद हम इस जो भी चेंजेस हैं उनको पॉइंट आउट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम देखते हैं उसमें क्या आता है, क्रोमैटिन कंडेंस। मतलब वो क्रोमैटिन जो आगे डिवीजन के लिए क्रोमैटिन थ्रेड्स जो हैं, जो क्रोमैटिड्स हैं जिनका डिवीजन होने जा रहा है, सेपरेट होने जा रहे हैं एक दूसरे से, वो पहले कंडेंस होते हैं। मतलब वो जो है कंडेंस्ड हो करके और एक एक अपने अरेंज होते हैं ताकि उनका डिवीजन प्रॉपरली हो सके। तो उनका एक कंडेंशन देखने को आपको यहां पर मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं, सेंट्रोसोम सेपरेट मूविंग। अब सेंट्रोसोम जो है वो 2 पोल बनाने के लिए, सेल्स के दोनों साइड मूव करके वो 2 पोल बनाने के लिए यहां पर जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होकर के मूव करना शुरू कर देते हैं पोल बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, सेंट्रोसोम्स स्टार्ट टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क। जो भी सेंट्रोसोम्स हैं अब वो एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं ताकि उस सेल के डिवीजन को वो कंडक्ट करा सकें, सेल डिवीजन को होल्ड कर सकें। मतलब जो पोल बने हुए हैं उनका एक कंप्लीट कैचअप, कंप्लीट होल्डिंग जो है वो बनी रहे सेल डिवीजन के ऊपर, उनके अंडर में आकर के ही सेल डिवीजन को वो कंडक्ट करवा पाए। इसके लिए वो एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। वो फ्रेमवर्क क्या करते हैं, वो 2 सिस्टर जो क्रोमैटिड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब वो फ्रेमवर्क जो है वो एक माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं। माइटोटिक स्पिंडल जो है उन सिस्टर क्रोमैटिड्स को अपनी अपनी साइड पुल करके, खींच करके और उनको सेपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो माइटोटिक स्पिंडल जो है ये बने किससे होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। सेल के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं वो माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो फ्रेमवर्क भी सेंट्रोसोम्स बनाना शुरू कर देते हैं उस स्पिंडल के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं कि न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपीयर हो रहा है। न्यूक्लियोलस जो बना हुआ है जिसके अंदर न्यूक्लियर कंटेंट पाए जा रहे हैं, वो न्यूक्लियोलस अब डिसअपीयर हो रहा है ताकि क्रोमैटिड्स जो है उनको फ्री किया जा सके। इसके बाद न्यूक्लियोलस के डिसअपीयर होने के बाद न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मतलब जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था और जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट था वो दोनों एक दूसरे मिक्सअप हो जाते हैं और कंप्लीट सेल डिवीजन यहां पर स्टार्ट होना शुरू हो जाए। मतलब एक स्टार्टिंग यहां पर देखने को आपको मिलती है। इसके बाद हम नेक्स्ट फेज पर मूव करते हैं, मेटाफेज पर। मेटाफेज जो हमारा नेक्स्ट फेज आता है, मेटाफेज। कुछ केसेस में आप देखते हैं, कुछ बुक्स की जब आप स्टडी करते हैं तो वहां पर आपका प्रोफेज के बाद और मेटाफेज के पहले प्रोमेटाफेज भी दिखाया जाता है। मतलब प्रोफेज के बाद वाला फेज और मेटाफेज के पहले वाला फेज। मतलब जो चेंजेस आपको प्रोफेज में हो रहे थे वो चेंजेस आगे कंटिन्यू रहते हैं। मेटाफेज स्टेज में पहुंचने से पहले वो प्रोमेटाफेज में कहलाते हैं, जिसमें वही कंडीशन आपको दिखाई देती है। मतलब क्रोमोसोम्स का कंडीशन और ज्यादा हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मिक्सअप हो जाते हैं और जो एक स्पिंडल फॉर्मेशन होता है माइटोटिक स्पिंडल, उसका एक अलाइनमेंट बन जाता है। वो आपको प्रोमेटाफेज में कुछ केसेस देखने को मिलता है। यहां पर आप मेटाफेज में जब हम डिस्कस आउट करते हैं, मेटाफेज मेन चेंज क्या देखने को आपको मिल रहा है कि क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन एन एक्सिस कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट। मतलब क्रोमोसोम्स जो है वो एक एक्सिस में, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज में आपको दिखाया जा रहा है कि एक एक्सिस जो मेटाफेज प्लेट बना रहा है, वो एक्सिस जो स्पिंडल के द्वारा बना हुआ जो मेटाफेज प्लेट बना रहा है, उस पर जाकर के सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, जिससे कि उनका प्रॉपर डिवीजन आगे कंडक्ट कराया जा सके। जैसा आपको इमेज में यहां पर देखने को मिल रहा होगा। इमेज में देखने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो स्पिंडल हैं,
जो स्पिंडल बने थे वो क्रोमोसोम्स को एकदम सेंट्रल एक्सिस से जो है पकड़ के होल्ड करके रखने का काम करते हैं, ताकि क्रोमोसोम्स एक लाइन में, एक सीक्वेंस में अरेंज्ड रहें, उनको अरेंज रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इतना चेंज आपको मेटाफेज के फेज में देखने को मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट फेज पे मूव करते हैं, आपका एनाफेज आता है। नेक्स्ट फेज पे मूव करते हैं एनाफेज। एनाफेज जो है वो थर्ड फेज होता है सेल डिवीजन का। एनाफेज में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, सबसे पहले हम इमेज पे फोकस करते हैं। जो इमेज आप यहां पर देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर, वहां पर आपको एनाफेज के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। पहले आप इमेज को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम उन चेंजेस को एनलिस्ट करना शुरू करते हैं, एनलिस्ट आउट करना शुरू करते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा होगा। अब आइए हम एनलिस्ट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, ईच क्रोमोसोम स्प्लिट्स मेकिंग 2 क्रोमैटिड प्लेट। मतलब जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, आप जानते हैं क्रोमोसोम्स जो है वो 2 क्रोमैटिड्स मिलकर के आपस में क्रोमोसोम बनाते हैं, तो अब वो स्प्लिट हो जाएंगे, बंट जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ताकि अलग अलग क्रोमैटिड प्लेट, अलग अलग क्रोमैटिन वो बना सके। इसके बाद क्या होता है कि अब वो जो क्रोमैटिड प्लेट्स थे या क्रोमैटिन थे, वो अब मूव करेंगे टुवर्ड्स द पोल। मतलब उनका जो पोल बना हुआ था सेंट्रोसोम्स के द्वारा, वो सेंट्रोसोम जो पोल बनाए हुए थे दोनों, वो अपने अपने पोल के साइड मूव करना शुरू कर देंगे, आगे बढ़ना शुरू कर देंगे क्रोमैटिन्स। इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद क्या होगा मेनली कि सेल जो है वो इलोंगेट होना शुरू हो जाती है, लंबी होना शुरू हो जाती है, उसका इलोंगेशन शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो उस सेल का इलोंगेशन करते हैं। अब काइनेटोकोर और नॉन काइनेटोकोर, इनका क्या एक डिफरेंस हम आपको यहां पर दिखाते हैं। होता क्या है, जनरली आप क्या देखते हैं, ये एक मान लीजिए सेल डिवीजन हो रहा है, इलोंगेटेड सेल है, यहां पर स्पिंडल बना हुआ है ऐसे दोनों साइड, यहां पर जो क्रोमोसोम्स ऐसे लगे हुए हैं, मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स ऐसा करके लगे हुए हैं, यहां पर आप देख रहे हैं, तो इससे अगर ये लगा हुआ है ऐसा स्पिंडल, तो ये काइनेटोकोर स्पिंडल कहलाएगा, ये आपका काइनेटोकोर स्पिंडल कहलाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब देखते हैं कि यहां से एक ऐसा डायरेक्ट आया हुआ है या बीच से भी आया हुआ है, जो कि क्रोमोसोम्स पे नहीं लगा है, मतलब क्रोमोसोम्स ऐसे लगे हुए हैं, इधर से यहां पर आपको क्रोमोसोम्स दोनों साइड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो स्पिंडल है उन क्रोमोसोम्स को होल्ड करने का काम नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट एक पोल दूसरे पोल से जुड़ा हुआ है, तो ये नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल में आएगा, ये आपका नॉन काइनेटोकोर कहलाता है। तो ये जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल्स होते हैं, ये इस सेल के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि आपको एनाफेज जो होता है इसका मेन कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। सेल जो है वो इलोंगेटेड होना शुरू हो जाती है, क्रोमैटिन्स अपने अपने पोल के साइड सेपरेट आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट फेज की बात करते हैं वो होता है आपका लास्ट फेज, टीलोफेज। इसके बाद हमारा लास्ट फेज आता है टीलोफेज। टीलोफेज जो कि आपके माइटोसिस का जो है लास्ट फेज होता है। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, सबसे पहले आप इमेज को फोकस कर लें। इमेज जो होता है वो क्या कहता है, टीलोफेज में क्या चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। जो आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं उन चेंजेस को हम एनालिस्ट करके यहां पर आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आप इमेज को ध्यान से देख लें। देखने के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं कि क्या दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनको एनालिस्ट आउट किया गया है। तो पहला जो होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जो क्रोमोसोम्स बंट गए थे, जो क्रोमैटिन्स बंट गए थे, उनके जो न्यूक्लियस थे, उनका जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन है वो अब यहां पे स्टार्ट होगा। स्टार्ट कहां से होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन से। अब न्यूक्लियस अपना एक सेपरेट, मतलब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, जिसके अंदर वो क्रोमैटिन्स पैक हो सके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साथ साथ न्यूक्लियोलस का भी फॉर्मेशन होगा, ताकि एक कंप्लीट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट एंड थिक क्रोमोसोम्स बिगिन टू इलोंगेट टू फॉर्म लॉन्ग एंड थिन क्रोमैटिन। आप जानते हैं जो क्रोमोसोम डिवीजन हुआ था वो पहले कंडेंस होकर के तब डिवीजन हुआ था। कंडेंस मतलब वो थिक थे, शॉर्ट थे। अभी क्या है कि वो डिवीजन के बाद फिर से वो शॉर्ट जो थे वो लॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे, और जो थिक थे वो थिन होना शुरू हो जाएंगे, ताकि वो एक कंप्लीट क्रोमैटिन का फॉर्मेशन, एक क्रोमैटिन थ्रेड बना सके। इसके लिए वो फिर से थिन एंड लॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो जो होता है सेल का, उसका फॉर्मेशन भी यहां पर हो जाता है। अब क्लीवेज फरो होता क्या है, उसको एक इमेज के थ्रू यहां पर आपको डायग्राम दिखाते हैं। जो सेल अभी तक आप ऐसा इलोंगेटेड सेल देख रहे थे, ऐसा था, अब चेंज क्या दिखाई देता है इसमें कि इस सेल के अंदर ऐसा करके ऐसा चेंज दिखाई देता है, ताकि आगे जो साइटोकाइनेसिस होगा उसमें ये डिवीजन हो सके। उसके लिए ये जो आपको बना हुआ, ये जो एक ग्रूव बनी हुई है, ये इसका क्लीवेज फरो कहलाता है, जिसका फॉर्मेशन यहां पर टीलोफेज में देखने को आपको मिलेगा, ताकि आगे सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सके। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि इतना कंप्लीट यहां पर हो जाता है आपका टीलोफेज। टीलोफेज के बाद जो कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका साइटोकाइनेसिस। हमने बताया था टीलोफेज के जस्ट आफ्टर वो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, जिसमें जो है साइटोकाइनेसिस क्या होगा, साइटोप्लाज्म अब डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो क्लीवेज फरो बना था, यहीं से सेल जो है वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगी, और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, बन जाएगा, या फिर
हो जाएगा, जिसमें क्या है, पहली बात तो आइडेंटिकल है, दूसरा क्या है कि वो सेम एज पेरेंट सेल होंगी, तीसरी चीज क्या होती है कि उनके जो क्रोमोसोम्स होंगे सेम एज द पेरेंट्स ही होते हैं। सोमैटिक सेल्स का फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिलता है। ये होता है आपका कंप्लीट एक जो माइटोसिस का डिवीजन होता है, उसमें जो रिजल्ट आप देखते हैं कि एक सेल थी, इससे जो डिवीजन हुआ, पहले ऐसा करके आपका फॉर्मेशन ऐसा दिखाई दिया, फिर इससे जो कंप्लीट डिवीजन हुआ, ये दो सेल का फॉर्मेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मतलब क्या था कि ऐसा, मतलब इनका जो कैरेक्टर आप क्या देख रहे हैं, कैरेक्टर आपको सबसे पहले देखना है कि जो पेरेंट सेल है सेम डॉटर सेल है, कैरेक्टर सेम आपको देखने को मिला है, इसी के बेस पर इनको समसूत्री विभाजन कहा जाता है। ये ऐसा रिजल्ट इनको आपको माइटोसिस में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको माइटोसिस का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मोर अपडेट्स वीडियोज मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।